प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 को संबोधित किया। उन्होंने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के भारत दौरे पर खुशी व्यक्त की। पीएम ने कहा कि बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि मेरे दोस्त ओलाफ चौथी बार भारत दौरे पर आए हैं। उन्होंने कहा कि जर्मन चांसलर का दौरा भारत जर्मनी के संबंधों पर उनके फोकस को दर्शाता है। 12 साल बाद भारत एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस की मेजबानी कर रहा है। पीएम ने कहा कि एक और सीईओ फोरम की मीटिंग चल रही है तो दूसरी तरफ दोनों देशों की नौसेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। ये दर्शाता है कि हर स्तर पर भारत और जर्मनी के संबंध मजबूत हो रहे हैं। साथियों, आज का दिन बहुत विशेष है। मेरे मित्र चांसलर शोल्ज चौथी बार भारत आए हैं। पहले मेयर के रूप में और 3 बार चांसलर बनने के बाद उनका यहां आना भारत जर्मनी संबंधों पर उनके फोकस को दिखाता है। झारखंड में विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में होंगे। बीजेपी झारखंड का चुनाव जीतने के लिए नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी झारखंड में 7 चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं और पीएम मोदी की जनसभा लगभग हर क्षेत्र में होगी, जिसके जरिए पीएम सभी विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास करते नजर आएंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार में जुटेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने रोड शो किया, शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के बाद देवेंद्र फडणवीस ने जीत का दावा किया, साथ ही महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने की बात कही। मेरा 6वां चुनाव है, लेकिन जैसे पिछले 5 चुनावों में मेरे साथ जनता का भी आशीर्वाद था, माताजी का भी आशीर्वाद था, ऐसे ही इस समय भी वो आशीर्वाद रहेगा और बहुत अच्छे वोटों से मैं चुनकर आऊंगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर जारी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजित गुट में शामिल हुए। एनसीपी अजित गुट ऑफिस में जिशान सिद्दीकी ने पार्टी की औपचारिक सदस्यता ली और इसके बाद एनसीपी अजित गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के लिए कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने जिशान को बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बनाया है। जिशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। एनसीपी ज्वाइन करने के बाद जिशान ने कहा, ये मेरे और परिवार के लिए भावुक पल है। विश्वास है कि मुझे लोगों का प्यार और भरोसा मिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार से शुरू हो गई। बैठक का उद्घाटन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया। बैठक में शामिल होने के लिए संघ के 46 प्रांतों के 393 पदाधिकारी मथुरा के परखम स्थित दीनदयाल गो अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र पहुंच गए हैं। 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक का शुभारंभ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। इसके बाद बैठक में मौजूद सभी संघ पदाधिकारियों ने संघ प्रार्थना की। और हरियाणा विधानसभा का नया अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को चुना गया है। शुक्रवार को विधानसभा सत्र में सीएम नायब सैनी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद सीएम ने हरविंदर कल्याण को गले लगाकर बधाई भी दी। सीएम ने उनको कुर्सी पर बिठाया। वहीं विधानसभा डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को भी चुना गया, जिनके नाम का प्रस्ताव कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने रखा। आपको बता दें कि भारत 24 ने पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम बता दिए थे और भारत 24 ने जो नाम बताए थे उन्हीं नामों पर विधानसभा में मुहर भी लगी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। बीजेपी ने सभी प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में एनडीए सरकार की सहयोगी निषाद पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया और मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। हालांकि ये भी कहा कि उनका पहला मुद्दा अभी भी आरक्षण ही है। संजय निषाद ने लखनऊ में कहा कि हम एनडीए प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे। झारखंड चुनाव को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड में आरजेडी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भी झारखंड का चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी सांसद के बयान को लेकर लालू यादव ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए। भारत और चीन के बीच ईस्टर्न लद्दाख पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते के बाद अब डिसएंगेजमेंट का काम शुरू हो गया। 2020 में दोनों देशों के सेनाओं के बीच इस इलाके में हिंसक झड़प के बाद से यहां पर पेट्रोलिंग बंद थी, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के साथ ही समझौता हुआ और इसके बाद अब डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। इसके बाद दोनों सेनाएं हट गई। दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए टेंट, अस्थायी स्ट्रक्चर और गाड़ियां पीछे हटाई जा रही हैं। अब दोनों देशों की सेनाएं 2020 से पहले की स्थिति पर वापस आ रही हैं।
और वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग के नागिन इलाके में एलओसी के पास 18 राष्ट्रीय राइफल्स के वाहन पर आतंकियों ने हमला बोल दिया। आतंकियों की गोलीबारी में 2 जवान शहीद भी हुए। इसके अलावा 2 पोर्टर की भी मौत हो गई। पोर्टर सेना की मदद के लिए होते हैं और वो पहाड़ी इलाके में और फ्रंट पोस्ट पर सामान पहुंचाने में मदद करते हैं। हमले में सेना के 3 जवान घायल भी हुए। सभी घायलों को श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 ने दम भी तोड़ दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक हमले में 3 से ज्यादा आतंकी शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश भी शुरू कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के बोटा पथरी सेक्टर में एलओसी से घुसपैठ की होगी। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना गुरुवार रात 12 बजे के करीब ओडिशा के तट से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। सुबह करीब 8:30 बजे तूफान की लैंडफॉल प्रोसेस खत्म हुई। 8.5 घंटे में तूफान की रफ्तार घटकर 10 किलोमीटर पर घंटे हो गई। दाना के असर से ओडिशा में लगातार बारिश हो रही है। भद्रक केंद्रपाड़ा में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान है और मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कहा कि 5.84 लाख लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। कई इलाकों में पेड़ उखड़े हैं, गाड़ियां भी डैमेज हुई। ओडिशा के अलावा तूफान का असर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी दिखा। ममता सरकार ने भी 83,000 लोगों को रिलीफ कैंप तक शिफ्ट किया था। दाना तूफान का असर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तूफान से हुए नुकसान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम ममता ने कहा कि दाना तूफान से एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि कई घरों को नुकसान पहुंचा। कई जिलों में दाना तूफान से नुकसान बढ़ा है। 2,16,000 लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। बेंगलुरु से गोरखपुर और गोरखपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या QP1880 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बम होने का संदेश भेजा गया। अकासा एयरलाइंस के सिक्योरिटी इंचार्ज ने सूचना दी, जिसके बाद शहर के सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि जांच के बाद इसमें बम होने की सूचना झूठी निकली। विमान में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इस दौरान बेंगलुरु से गोरखपुर सफर के दौरान फ्लाइट में 5 बच्चों समेत कुल 188 पैसेंजर थे, जबकि गोरखपुर से दिल्ली जाने के लिए कुल 105 पैसेंजर फ्लाइट में सवार हुए। और देखिए, इसी तरह से अबू धाबी से जयपुर आ रही एतिहाद एयरलाइंस की फ्लाइट EY366 में एक पैसेंजर ने हंगामा कर दिया। पैसेंजर और फ्लाइट स्टाफ की 1 घंटे तक बहस भी चलती रही। इसके बाद पैसेंजर ने लिखित माफी मांगी और अपनी गलती को स्वीकारा। एयरलाइन स्टाफ ने पैसेंजर के खिलाफ में मुकदमा दर्ज नहीं कराया। हंगामा किस बात को लेकर हुआ था, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया, लेकिन एयरलाइंस प्रबंधन ने पुलिस केस दर्ज कराने से इनकार कर दिया। लिखित माफी लेकर यात्री को छोड़ दिया गया। अमरोहा में 3 नकाबपोश बदमाशों ने स्कूल बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हादसे के वक्त बस में 28 बच्चे बैठे थे। गनीमत रही कि गोली किसी बच्चे को नहीं लगी। बदमाशों ने 1 किलोमीटर तक बस का पीछा किया। ड्राइवर ने समझदारी दिखाई, बस को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रोका। हादसे के बाद बच्चे डरे हुए थे। माता पिता के पहुंचते ही बच्चे उनसे लिपट कर रोने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बस गजरौला ब्लॉक प्रमुख पति भाजपा नेता चौधरी बीरेन्द्र सिंह की है। गजरौला थाना पुलिस जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश जारी है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जंगले से गाड़ी लेकर आ रहा था सुबह 7:40 से समथिंग, और जो है 3 मिनट में रोक के गाड़ी पे हमला करा, तमंचे से फायरिंग करी और कड़े से पत्थरों से गाड़ी पे हमला करा। पूरा गाड़ी में ऐसे भगा के उसको मिल गया। कितने बच्चे सवार थे बस में? बस के अंदर 28 बच्चे थे। अच्छा, किसी को चोट उठ तो नहीं बस में? नहीं, बच्चे गाड़ी भगाने की वजह से बच्चे सेफ है ना। तो कोई पुराना विवाद उनसे? नहीं। गुजरात के बनासकांठा में 7 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। एक कार से 7 करोड़ 1 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ है और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। दरअसल नोटों की खेप कार की सीट के नीचे छिपा कर रखी गई थी। दोनों आरोपी दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। दिल्ली की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। राजधानी के कई इलाकों में AQI 350 के पार है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने हॉटस्पॉट में प्रदूषण स्रोतों की पहचान करने के लिए ड्रोन मैपिंग भी शुरू की। इसे लेकर गोपाल राय ने कहा कि जैसा कि हमने शीतकालीन प्रदूषण को नियंत्रित करने और वाहन प्रदूषण, बायोमास जलने को नियंत्रित करने के लिए विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की थी, इसी के अंतर्गत विभिन्न उपाय हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार इसके लिए दिन रात काम कर रही है, लेकिन जैसा कि लोग जानते हैं कि 13 हॉटस्पॉट में प्रदूषण का स्तर दिल्ली में सामान्य AQI के स्तर से अधिक है। इसीलिए ये फैसला हुआ था कि ड्रोन के माध्यम से हॉटस्पॉट की निगरानी होगी। वजीरपुर जो है वो 13 हॉटस्पॉट में से एक है। यहाँ पर पैनल एजेंसी द्वारा ड्रोन का संचालन किया गया है। और बीजेपी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है और हवा से लेकर पानी तक
सब कुछ यहाँ जहरीला है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल की जहरीली राजनीति को ही धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि अरविंद केजरीवाल प्रदूषण के लिए दिवाली को कारण बताते हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि आप बगैर मास्क के घूम नहीं सकते और आम आदमी पार्टी अभी भी दोषारोपण में व्यस्त है। पहले वो पंजाब को दोष दिया करते थे, अब यूपी हरियाणा पर आरोप मढ़ रहे हैं। यमुना जी का पानी ये पॉइजन बन चुका है। 2025 तक मैं साफ कर दूंगा, यमुना जी को ये दावा अरविंद केजरीवाल ने किया था, आम आदमी पार्टी ने किया था। और जो दिल्ली का स्ट्रेच है यमुना जी का, वजीराबाद से ओखला तक, ये 80% पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है यमुना जी में। पर अब देखना, ये दोष देंगे उत्तर प्रदेश को, ये दोष देंगे हरियाणा को। सवाल ये बनता है कि आज यमुना जी की स्थिति इतनी बुरी है, दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, ये मास्क लेकर घूमना पड़ रहा है। अगर आप सांस लेते हो तो आपको पॉइजनस हवा मिलेगी,